अस्सलाम वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट टॉक शो। आई एम डॉक्टर माता टेक होस्ट। आज हमारे साथ बहुत ही खास सेशन मौजूद है, वो है डॉक्टर मुस्तफा वारिस। उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस और उनका जो मास्टर्स है न्यूरो के अंदर और उनका 12 एक्सपीरियंस हो चुके हैं अपनी फील्ड में काम करते हुए। आज हमने एक बहुत अचीवमेंट हासिल किया, कैरियर मूव करने का। वो हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने अचीव किया और किस तरह से उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मेंटेन कर रही है और मोटिवेट होकर काम कर रही है। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही खास पॉडकास्ट सेशन है जिसको आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट और वहां जाके अपने आप वर्क कर सकते हैं। मेरे पेज को फॉलो करें ताकि आप पूरा पॉडकास्ट सुन सकें। अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आलिया, आप कैसी हैं? ठीक है। आई एम बिल्कुल ठीक। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बताया कि आप स्केड्यूल इजियर डालूंगी जब डाइट का टाइमिंग बहुत करीब है, लेकिन अगर टाइमिंग खाना सुनते मेरे लिए बहुत मजा की बात है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, ये मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है। एक तो कि आप मेरी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने स्टूडेंट्स को ग्रो करता देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब आपने मुझे इनवाइट किया। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इनविटेशन। मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजियोथेरेपी का जो मैं प्रोसेस करती हूँ वो ये होता है कि आपका फील्ड में किस तरह से आपने फिजिकल थेरेपी को सोचा कि मैंने इसको अपना कैरियर बनाना है? नहीं, वैसे सोच के नहीं किया था, क्योंकि हम वो वाले बैच हैं जिसमें हम चुने गए थे फिजियोथेरेपी के लिए बेसिकली। मतलब ये बैक 2008 की बात है। तो उस टाइम पे तो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद आपको पता है फुल स्टॉप होता था कि अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन फिर हमें लकीली पता चला कि अलाइड हेल्थ साइंसेस की एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अप्लाई किया, व्यू हॉस्पिटल में अप्लाई किया। तो लकीली केई में फिर मेरा व्यू हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के अंदर मेरिट, क्योंकि वो भी मार्क्स वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आप चूज होते हैं सर्टन प्रोग्राम के लिए। तो फिर वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई। मैडम, केई का नाम है केई है, जहाँ पे लिखे केई का बनना है, केई का ग्रेजुएट है, तो बस उसका तो पहले टर्कन फी कर लिए, ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस टाइम पे ये चीज थोड़ी ज्यादा थी, प्रोमिनेंट थी। आज से अगर हम 10-15 साल 11 साल पहले की बात करें तो तब तो ये एक बड़ी हाइप होती थी कि आप किंग एडवर्ड की ग्रेजुएट हैं, और किंग एडवर्ड और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मतलब ये दो, और अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, ये मतलब 2-3 बेसिक कॉलेजेस है जहाँ के ग्रेजुएट्स होते थे फील्ड के अंदर। तो आप उस टाइम पे तो ये बड़ा ऑर्डर फिट होता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी होता है। लेकिन आज जरा हम इन चीजों से हट के थोड़ा हम क्वालिटी पे ज्यादा बात करते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत से बच्चों को होता है कि भाई एई को या एएमसी को या यूएसए से ग्रेजुएट को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन अब मैं भी मार्केट में हूँ तो मैं देखती हूँ कि हर जिस पर स्किल है ना, क्वालिटी है, उसको फोकस किया जाए पहले, फिर उसको हम जॉब प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप देखिए, आप जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपकी स्किल बात करनी होती है बेसिकली, और उसके लिए आपका आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज से हैं, वो एक सर्टन लिमिट तक मैटर करता है कि वहां पे कैसी फैकल्टी है, वहां पे आपको कैसा प्रैक्टिस करवाया जाए। तो बेसिकली तो आपकी अपनी स्किल्स हैं जिसकी वजह से आप मार्केट में सर्वाइव करते हैं, इरिस्पेक्टिव टू आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं। सब इंस्टीट्यूट हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो वहां पे पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है ये चीज काफी कम हो गई है। तो मैं आपने बहुत अच्छी वे से कन्वे किया इस चीज को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जब आपने मास्टर्स को परस्यू किया था, डिग्री कर लिया, जब आपने मास्टर्स को परस्यू करा था, तो आपने न्यूरो को ही क्यों चूज किया? ओके, जब हमने ग्रेजुएट किया 2013 में, और उसके बाद एक हमारा इमीडिएट जूनियर बैच इंट्रोड्यूस हुआ डीपीटी का। हम थे बीएसपीटी वाले, तो हमारे पास डीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ। डीपीटी में फिर हमारा एक डेफिशिएंट कोर्स हमें कहा गया कि आप करें, फिर आप डीपीटी के इक्विवेलेंट होंगे। तो पोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी वो भी मैंने पास से किया। उससे एमफिल इक्विवेलेंसी तो मुझे दे दी, लाइक वो दैट्स इक्विवेलेंट टू मास्टर्स अकॉर्डिंग टू एटीसी, बट उसमें स्पेशलिटी नहीं। तो वो ये था कि जनरलाइज्ड आप इक्विवेलेंट है, मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आपके पास अपनी कोई स्पेशल फील्ड, डेजिग्नेटेड फील्ड नहीं है। तो उस टाइम पे एमएसओएमपीटी और एलएमपीटी दो ही हमारे पास फील्ड थी। तो न्यूरो में मुझे पर्टिकुलरली ज्यादा बेहतर लगा कि इसमें स्कोप ऑफ लर्निंग मेरे पास ज्यादा था, क्योंकि ऑलरेडी तो हम प्रैक्टिस करते ही आए हैं। जैसे अपनी ग्रेजुएशन में देखें तो बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो एमबीबी बेस्ड होता है। तो मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ नई चीजें लर्न कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे मैंने ये सोच के इसको चूज किया।
मैडम सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब आपकी नहीं आई है आपके लिए कुछ चीजों का वेट है किस तरह से काम करना है फिजिकल थेरेपी में और किस तरह के हम परस्यू चीजें कर सकते हैं, तो फिर आपने कैसे सिलेक्शन किया कि आपको एकेडमिक में रहना है या क्लिनिकल साइड पे रहना है, क्योंकि आपका ज्यादा चीजें एकेडमिक का है, तो आप कैसे उससे परस्यू किया आपने अपने आप ओके, इनिशियली जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उसके बाद तो मैंने अपनी हॉस्पिटल सेटअप में ही जॉब की। मैंने स्टार्टिंग में मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड के ऊपर है, वहां पे मैंने काम किया इवनिंग में ऑलमोस्ट फॉर 3 इयर्स। तो लेकिन मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो मिड सिटी हॉस्पिटल में थी, और उसके बाद मैंने उसके साथ ही अलीगढ़ वुमन हॉस्पिटल वहां पे मैंने क्लिनिकल अपनी जो है वो जॉब की फॉर 6 मंथ्स। और लकीली जब मैं वुमन में जॉब करी थी तो तब ही मुझे जो है वो एक पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ सबूदा का लाहौर कैंपस है, तो वहां पे टीचिंग में हमारे पास जो है वो वैकेंसीज हैं। तो फिर वहां पे क्योंकि क्लिनिकल में आपको अंदाजा है, मैं बड़ा ऑनेस्टली बात करूंगी कि हमें बहुत ज्यादा पे नहीं किया जाता। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे लिए भी बड़ा शौक था कि जी, क्योंकि हमने तो 4 साल पढ़ा था के ग्रेजुएट हैं, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 9,000। और मतलब बस वो ये था कि आप अपना ट्रांसपोर्ट का पे करें। तो बट स्टिल मैं आज प्राउड फील करती हूँ उस चीज के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, और हॉस्टल में रहते हुए आप 9,000 से स्टार्ट किया, और फिर ग्रेजुअली उसमें फिर उमर हॉस्पिटल का एडिशन हुआ, फिर एकेडमिक्स की जॉब आई तो मैंने वहां स्विच किया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा जंप था और ग्रोथ थी। तो फिर वहां से मेरी इकोनॉमिक जर्नी जो है दिसंबर 2014 से ये स्टार्ट हुई और आज तक चल रही है। जी सर, हाँ मैडम आज जितना पैशनेट होके बोल रही है एंथुसियास्टिक वे में, तो बी ऑनेस्ट इनके रियल अगर मैं देखूँ ना, क्योंकि मैं कहना कि इनके सामने ही बड़ी हुई हूँ कि मेरे पास में एक्चुअली तो मेरी टीचर ये नहीं है, और हमने पूरे सब्जेक्ट्स में जिन्होंने पढ़ाए हैं उस टाइम पे भी, और तब से मैं इनको देख रही हूँ कितना पर्सनली भी अपनी प्रोफेशन टाइप को लेके अपने बच्चों को लेके चल रही है। तो मैंने इनसे ये चीज सीखी है कि लाइफ की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। आज ये जिस एज पे या जिस स्टेज पे आज फ्री नहीं है, वहां पे जाके भी अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना एक न्यू कंट्री के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप एक न्यू सफर जिंदगी शुरू करने जा रही हैं। और उससे इम्पोर्टेंट है कि हमारे व्यूज पहले इस चीज में होंगे कि देखिए किस तरह से आपने यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए कनाडा के PR आपने हासिल की है, और किस तरह वहां पे जाकर फिजिकल थेरेपी का क्या क्या स्टेप्स हैं कि आप उसको फॉलो करेंगी। तो मैंने प्लीज इसके बारे में आप बताएंगे मेरे व्यूज को। मैं जरूर बताना चाहूंगी। अच्छा, इसमें मैं अपनी कनाडा की जर्नी शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बैक स्टेज बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ये जो PR है ये एक ऐसी लाइक वॉकिंग प्रोसेस नहीं है। इससे पीछे हम जब कल मैंने सोचा एविसिना जब मैंने ज्वाइन किया 2022 में, तब मैंने सोचा, क्योंकि वहां मैंने बहुत सारे लोग देखे जो स्टडी वीजा पे बाहर जा रहे थे, जो बहुत ज्यादा मतलब स्टडी पे ही मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो जा रहे थे। तो क्योंकि आई वाज विद माय फैमिली कि मतलब मेरे भी बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, तो हमारे लिए तो स्टडी वाज वेरी एक्सपेंसिव एक थी, वो नहीं हम कर सकते थे। तो और मास्टर्स भी था तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। फिर मीनवाइल क्योंकि इतने लोगों को देख के मोटिवेशन हो रही थी कि नहीं, ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे फिजियोथेरेपी में थोड़ी सी हमें लगता था कि अगर आप PhD, लगता है कि मतलब रियलिटी है, आपने PhD नहीं किया तो आप मार्केट में अब सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो गए। तो बहरहाल यहाँ रहते हुए फिर मैंने HCPC किया। फिर HCPC के लिए कुछ 1.5 साल जॉब्स अप्लाई की। तो वो इतना मतलब अनफॉर्चुनेटली वाली जो ईमेल आती है तो वो हर सुबह उठ के आप देखते हैं अपने मेल के अंदर, तो फिर आप चुप हो जाते हैं। बट आई ट्राइड फॉर इट। फिर उसके बाद मैंने सऊदीया के लिए ट्राई करना शुरू किया। सऊदीया के लिए मुमारस डाटा फ्लो करवाया। मुमारस अभी बीच में चल रहा था। और मीनवाइल मेरी अपनी फैमिली फ्रेंड है, वो कनाडा में होती है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप स्टडी भी ना करें, स्टडी इज वेरी एक्सपेंसिव, आप PR अप्लाई करें। मतलब जो फर्स्ट मुझे लाइन जो उन्होंने दी, डायरेक्शन दी बेसिकली, वो ये थी PR। तो उसके लिए उन्होंने कहा आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने दो बेसिक टास्क हैं जो आपने करने हैं। आप AGC से अपनी डिग्री वेरीफाई करवा लें और आप IELTS दे दें, बस IELTS दे दें, और ये करके आप फुल में एंटर हो जाए। तो लकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने जुलाई 23 में कि मैंने सोचा कि मुझे कनाडा के लिए परसू करना है, और दिसंबर 23 में मैंने अपनी प्रोफाइल एंटर कर दी सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ। वो यही था कि शॉर्ट टर्म गोल सेट किया था कि टिल द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे पूल में एंटर। तो वो फिर उसके लिए फिर मैंने वर्किंग भी की, क्योंकि हमने डिग्रीज भी अब तो एक बड़ा कंपल्सरी कर दी HGC ने कि आपने डिग्रीज अटेस्ट करवानी है।
तो मैं तो बिल्कुल स्क्रैच से डिग्रीज ली, फिर वो सारी अटेस्टेशन, फिर अपनी डिग्री को जैसे यहाँ पे HEC है, कनाडा में भी रेगुलेटरी बॉडीज है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, IQAS है, ICAS है, ये 3 रेगुलेटरी बॉडीज है। किसी से भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना। फिर मैंने वो वेरिफिकेशन के लिए भेजा एंड वी आर सो लकी कि हमें हमारे PPDPT जो हमने किया था, जो हमने डेफिशिएंट डिग्री की थी, उसको उन्होंने कैनेडियन मास्टर इक्विवेलेंट से ली। तो वो को भी उस टाइम में तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हमारी उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग थी वो एक मास्टर के इक्विवेलेंट ही है। तो वो मास्टर इक्विवेलेंट से मिली। फिर IELTS का स्कोर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ गया। तो बाय 2023 दिसंबर मैंने अपनी वो फाइल जो है वो पूल में डाल दिया। लेकिन इस सारे टाइम में मैं स्टिल डबल माइंडेड थी। साथ में बैक पे वो सऊदीया वाला भी चल रहा था। कहीं ना कहीं HCPC का जो अब एक रूट बना था थोड़े टाइम के लिए, HCPC से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं वो भी चीज चल रही थी कि चलो उसको परसू करना है। मतलब कुछ ना कुछ था कि किसी तरीके से कोई रास्ता बन जाए। लेकिन इसको भी साइड बाय साइड किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 23 दिसंबर में मैंने इसको अपनी प्रोफाइल बनाई और मार्च 24 में आई गॉट इनविटेशन। ओके। तो ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि जस्ट विद इन 3 मंथ्स मुझे जो है वहां से इनविटेशन था। एंड देन 24 you have wait for a job. नहीं, PR में बेसिकली आप परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर जाते हैं। हाँ, इसमें आप एज अ सिटीजन ही मूव कर रहे हैं। आपके पास सारे राइट्स होंगे सिटीजनशिप वाले जो वो अपने सिटीजन को देते हैं। जॉब इसके बाद का स्टेप है कि मैं अभी जैसे आप देखिए हम स्टडी पे जाते हैं, आप कुछ आवर्स के लिए काम कर सकते हैं असिस्टेंट के तौर पे। बिल्कुल। और यहाँ पे ये होगा कि मैं हर तरह की जॉब कर सकती हूँ। ओके। 24 आवर्स के लिए, इवन मी एंड माय हस्बैंड दोनों, हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक चीज है। बाकी जो उनके मेडिकल फ्री है, हेल्थ वो एजुकेशन फ्री है, जो इस तरह के जो सारे प्रिविलेजेस हैं जो अपने सिटीजन्स को देते हैं वो सारे हैं अवेलेबल। जॉब इसके बाद का स्टेप है। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना है, फिर आपने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस करना है। ये जो मैंने ये सपोज बताया है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं सर्च कर चुकी हूँ। ये बहुत मुश्किल स्टेप है अपना इस एज पे आके में सब कुछ साइड पे करना और एक डिसीजन लेना कि यू हैव टू मूव एंड द कंट्री एंड स्टार्ट योर लाइफ इन। और स्पेशली इस फील्ड में काम नहीं करना, अब इनिशियली आपने सराउंडिंग चीजों पे काम करना है और फिर आपने अपना टेस्ट पास करना है, देन आप फिजिकल थेरेपिस्ट पे काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए भी जो अपनी एज को लेके कॉन्शियस होते हैं कि भाई हमारी तो उम्र हो चुकी है, अब तो हम कुछ भी करें फायदा नहीं है। लेकिन इधर ये चीज एक मैसेज देना चाहना है, इससे हम सबको एक मैसेज मिलता है कि लाइफ में कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है कि अगर आप कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन होकर उस चीज को कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही है इस चीज का। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस आपकी इस बात से मुझे लगा मैं बहुत बड़ी हूँ। एक्चुअली एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना कि हमें लगता है कि 25 से 30 वाली ब्रैकेट में हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, ऐसा ही है। और उसके बाद फिर हमने जो टाइम गुजारा होता है हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आई वाज 32 व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये एक ब्लेसिंग लगती है कि और ये चीज मेरे लिए भी बड़ी ऑनर भी लगती है कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा इसमें आसानी की। और क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली भी है और 3 बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे भी थे और साथ में मेरी जॉब भी थी क्योंकि मैं इसी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम भी करी थी। और मीनवाइल जो है साथ में ये चीजें भी जो है वो चल रही हैं। तो आप अगर एक चीज का इरादा कर लेते हैं ना और फिर आप अल्लाह से कहते हैं आपने ही कराना है, बस ऐसे ही कोई नहीं करा सकता, आपने ही करवाना है, तो वो हो जाता। मैंने आपकी बात बहुत सही है। हमारे यहाँ पे जो न्यू हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अगर अच्छा उनको देखती भी है ना, तो मैं कहती हूँ कि अब पता है यहाँ हम लोग पहले डिफरेंट बच्चे थे, यहाँ हमें कुछ नहीं पता था। क्योंकि अगर मैं अपने एक वाकया शेयर करूँ ना, वो कहते हैं ना कि कभी जो आपसे जिसने पहले सीवी में आपको हेल्प की उस इंसान से कोई बोलना नहीं चाहिए। एंड मैम वो बंदी है मेरे पास जो मेरा एक दिन जहरा का पेपर था अपना, और मैडम ने कहा कि मारिया परसों कैंप लग रहा है तो तुमने आना। यार मैडम वो मेरा पहला कैंप था और आई थिंक 400 प्लस उस टाइम पेशेंट थे बहुत ज्यादा। सो मैडम ने मेरे पेरेंट्स के सामने हक किया और मुझे कहा कि किसी ने 4 पेशेंट देखे हैं। हालांकि मैं एक अभी न्यू स्टूडेंट थी, मुझे कुछ नहीं क्लिनिकल का पता था। ये इनका एक ऑनर थी जो उन्होंने मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे अप्रिशिएट किया और आई थिंक एप्रिसिएशन में आज तक नहीं भूली हूँ और ना ही मैं इनको भूल सकी और ना ही उस टाइम को उस पीरियड को भूलती हूँ। जब भी वो पीछे माइंड में आती है मेरे मन में यही बात लिखी की है और मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं लकी इस चीज पे भी हूँ कि इल्फा में हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं, सराउंडिंग हमें ऐसा मिला है
कि हमने मतलब आपको कभी ऐसा नहीं कि भाई गिफ्ट दिया तो मैडम ने, ऐसा नहीं है। ये मेरे पेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी मेमोरेबल थिंग्स जो मैं भी कलेक्ट कर रही हूँ, कहीं आई थिंक मैं 50+ में जाके याद कर रही हूँ कि ये कितनी एक मेमोरेबल चीज थी कि बस मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ और वो एक मतलब टाइम निकाल के स्केड्यूल में से आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यह चीज की अपने आपको गाइडेंस मिलती है। तो मैडम उस टाइम को भी और जो आपने हमें सिखाया कि लोगों को देना है, बच्चों को आगे लेकर आना है, अप्रिशिएट करना है। और ऐसा नहीं मैडम, बहुत से दालों में हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना कहने के कभी कभी मिसबिहेव टीचर से कर लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें भी डांट पड़ती थी लेकिन हम कभी भी उनसे मिसबिहेव नहीं करते हैं। मतलब हमारे टीचर है, रिस्पेक्ट है और उन्हें करना कि अगर चलो उनसे अगर हुआ है तो वो उनका वे किसी न किसी पॉइंट से वो उसको कंपलसेट कर देते हैं टीचर। तो ये शायद वो एक गुड थिंग थी जो आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि हार्ड वर्क कहीं तुम्हें जाता नहीं। मैडम ऐसे ही आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ी छोटी सी बात है जिसको हम हमेशा बड़ा लाइट लेते हैं, फादर बारिश। इसको हम बहुत ज्यादा मतलब हम इसको जस्ट एक वर्ड्स के तौर पे लेते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकली एक ये चीज देखी है कि आप जितना रिस्पेक्टफुल होते हैं आप तो कहीं ना कहीं से वो वापस आ ही जाता। तो चाहे आपके स्टूडेंट्स हो, बाकी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो एक ऐसा ही है। और मेरा हमेशा से एक मानना है, हमारे टीचर सर राशिद को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि वो हमारे मेंटोर भी है और बहुत जैसे मुझे लगता है मैंने आप लोगों के बैच को बचपन से लेकर पढ़ाया है, बिल्कुल 3rd 4th से लेके एंड तक मैं आप लोगों के साथ आई हूँ। तो ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप हमारे सर राशिद के साथ रहा है शुरू से कि सर ने हमें बहुत ज्यादा ग्रो करना सिखाया है। बेसिकली वो हमारी इंस्पिरेशन है। तो सर हमेशा कहते होते थे हमें कि स्टूडेंट हमेशा टीचर से एक स्टेप आगे होता है। तो हमें तब ना बड़ी हेजिटेशन होती थी कि सर आप माशाल्लाह एक मतलब ब्रांड है फिजियोथेरेपी में, तो ऐसे आपको हम तो नहीं बिल्कुल समझते ये चीज। लेकिन फिर जब मैंने अब खुद पढ़ाना शुरू किया, फिर जब मैंने स्टूडेंट्स को देखा, पोटेंशियल देखा, तो देन आई रियलाइज्ड कि वो बात उनकी ठीक है कि अभी के बच्चे जो है, ये जो अभी वाली जनरेशन है, दे आर वेल अवेयर, ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा सेंसिबल हैं और वो ज्यादा चीजों को, और जो एक अच्छी चीज है ना, वो एक्सप्लॉइट नहीं होते। ये वाली चीज उन्होंने बेसिकली जो एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट बना होता है ना एक्सप्लॉइट होने वाला, उसको उन्होंने ब्रेक किया। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और आप लोगों को, आपको भी अगर मैं बात करूं तो स्पेशली वो पोटेंशियल नजर आता था कि टू डू समथिंग, ये कुछ करेगी, तो वो आज भी नजर आ रहा है। तो वो ये एक यही चीज थी कि अपने बच्चों को भी प्रमोट करना है और रिस्पेक्टफुली करना है, रिस्पेक्टफुली करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्पेक्ट जरूर दें। गाइडेंस की भी जरूरत है लाइफ को गुजरने के साथ साथ, और बहुत चीजें हम लर्न भी करते हैं, नो डाउट। जो जर्नी मेरी भी रही है लाइफ की, वो अगर टीचर्स गाइड डांट के या वैसे गाइड नहीं किया तो मैं आज खुद भी यहाँ इस उस पर लेके नहीं हूँ। और मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, ये होता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मेंशन है। ये मैं अपनी जो मेरा फीमेल आती है मैं उससे जरूर क्वेश्चन करती हूँ ताकि लोग पता चले कि जो बंदा प्रोफेशनली वर्क कर रही है फीमेल, वो अपने घर को भी टाइम दे सकती है, मैनेज कर सकती है, अपने बच्चों को भी संभाल सकती है। आप इसलिए क्या कहेंगे, अपनी थोड़ा सा बताएंगे? जी जरूर, इसमें तो मैं बहुत लंबा बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और वो फील्ड में रहते हुए ही, मतलब आई वाज लेक्चरर जब मेरी बेटी पैदा हुई, फिर मैं सीनियर लेक्चरर थी जब बेटा पैदा हुआ, फिर मैं एपी थी जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो जैसे जैसे मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही थी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी ग्रोथ हो रही थी, बेसिकली ये फैमिली भी चल रही थी। तो इसमें देखें जो एक गेम है आपकी ब्रेन गेम है, अगर आप ये सोच लें कि आई कैन डू दिस, वो हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा है तो वो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो बड़ी जरूरी चीज है वो यही है कि पहले तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि भाई मैंने ही करना है, आई कैन डू दिस। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क प्लेस का काम वर्क प्लेस में होना चाहिए। जब वर्क प्लेस का काम आप घर लेके आए हैं, फिर जो घर का टाइम है वो कम्प्रोमाइज होगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अब मैं भी ऑब्वियसली मुझे 10-12 साल हो गए फील्ड में करने, तो वर्क प्लेस के ऊपर भी हमारी एक नाश्ता स्लॉट होती है, एक लंच की स्लॉट होती है, तो वो एक नॉर्मली एक सोशल इंटरेक्शन तो हेल्प्स में होता है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं उस गॉसिप में हमारा बहुत टाइम वेस्ट है। अगर आप उसी टाइम को यूटिलाइज करें अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और आपके टास्क वर्क प्लेस में ही पूरे हों, मतलब कितने ही साल मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया कि मैं लैपटॉप वर्क प्लेस में छोड़ के आती थी, मैं घर ही नहीं लेके आती। अब ऐसा नहीं है कि आई वाज नॉट वर्किंग, मुझे टास्क भी असाइन होते थे, लेकिन
और जो मेरा अगर लेक्चर है तो भी मैंने वही प्रिपेयर करना है, अगर फिर मेरा और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है तो भी मैंने वहीं पे करना है, और वो लैपटॉप वहां बंद करके वर्क प्लेस में ही है, और घर है तो फिर वो मेरा घर है और बच्चे हैं, तो वो फिर मैंने उसको इस तरह से जो है वो मुश्किल होता है, नो डाउट आप बहुत टायर्ड होते हैं, बच्चे टाइम मांगते हैं, बच्चे आपकी एनर्जी मांगते हैं, तो समडे का इरिटेट हो भी जाते हैं, इट्स नॉर्मल, लेकिन फिर आप खुद ही वर्किंग मदर्स हैं फिर वो गिल्टी फील करती हैं कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चे कंप्रोमाइज हो गए, फिर आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं, लेकिन ये है कि ये मतलब राइस फॉल चलता रहता है, लेकिन आप कर लेते हैं बैलेंस, अगर आप सोचें कि आपने करना है। कहते हैं कि अगर आपने माइंड में सोच है तो आप कर लेते हैं, तो टीम में इसमें कुछ मुश्किल इतना होता नहीं है, मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी टैलेंटेड है, और हाँ। सबसे इनके टैलेंट की बात करें, वो चीज इनकी एक्सपर्टीज है वो है रिसर्च। मुझे आज भी ध्यान है कि मेरा अंडर ग्रेजुएट की मैं सुपरवाइजर नहीं थी, तो मैडम पूरी क्लास का रिसर्च मैडम मिसबा के पास है, वो आपका एनालिसिस कर देंगे, स्टैट्स निकाल देंगे, उनके पास है। मैडम ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है रिसर्च, जो कि आजकल बच्चे उसको एक लाइट से देखते हैं, घर बैठ के सबसे बड़ी फीमेल की अर्निंग रिसर्च से हो सकती है, बिल्कुल हो सकता और वो प्रोजेक्ट्स मिलना, कमाना, घर बैठ के अर्न करना, एक बहुत बड़ी कहने की अचीवमेंट, अगर वो उस पर फोकस करें। आप इस पे भी यही कहेंगे? मैं बिल्कुल इस पे कहना चाहूंगी, देखिए अर्लियर जिस टाइम पे हमने लाइक 10-15 साल पहले की बात करें तो मुझे लगता था कि फिजियोथेरेपी इज जस्ट फॉर क्लिनिशियंस कि जी जाते हैं होम विजिट करते हैं, तब ये रिस्ट्रिक्शन लगती थी कि लड़के घर जा सकते हैं, किसी के फीमेल्स तो नहीं जा सकते, तो वो एक चीज थी कि नहीं ये क्लिनिकली सिर्फ है। फिर जैसे ही हम थोड़ा फील्ड में कोई 10-12 साल बाद देखा, फिर एकेडमिक्स में एक लाइन हमारे पास आई कि आप लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर, हमारे पास एक लाइन ऑफ इम्प्रूवमेंट लेवलिंग या ग्रोथ जो है वो हमारे पास आते। फिर एक थर्ड इसी का एक लाइन इंट्रोड्यूस हुई, रिसर्च। देखें आजकल साइंटिफिक राइटिंग को एक स्किल माना जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप लिखते हैं, बट मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूंगी, देखिए जैसे हम एक अच्छा काम करते हैं ना तो वो सबका जाएंगे, वो रहेगा, ऐसे ही अगर हम कोई गलत काम करेंगे वो गुनाह जारी है। वो आप जब कोई एक, मुझे साइंटिफिक राइटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इट्स अ स्किल, लिखनी चाहिए, आप लिखें, आप उसके इंट्रो, लिटरेचर, डिस्कशंस आप लिखते हैं, लेकिन जो आपका डाटा है इट शुड बी जैन। आप अगर डाटा फेक ले लेते हैं तो वो फिर आप जितनी दफा साइट होगा वो फिर आपके ऊपर वजन उसका आता रहेगा, तो सिर्फ दुनिया ही नहीं है। प्लीज ये चीज जरूर जहन में रखें कि आप जरूर साइंटिफिक राइटिंग करें, और इसमें बहुत ज्यादा इनकम भी है, और इसमें आपकी मैं बताऊं हमारे ब्रेन की ग्रोथ है, आपको सोचना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आप बिल्कुल स्टैटिक नहीं बैठे रहते, आपको डिफरेंट एंगल से जब आप डिस्कशन लिखते हैं स्पेशली को रिलेट करनी पड़ती है चीजें, आपको नॉलेज होगा तो आप को रिलेट कर सकेंगे। तो रिसर्च में आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, लेकिन अपनी इस लर्निंग में सबसे ज्यादा एथिक्स की जरूरत रिसर्च के अंदर, तो जो प्रोफेशनल एथिक्स की बुक हम पढ़ते हैं अपने कोर्स में उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। प्लीज इस चीज को जरूर जहन में रखें कि आप करें, आपकी ये तीनों लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं, आप तीनों से। और अब तो एक नई जो मुझे अब बड़ी अट्रैक्टिव लगती है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन। अब हमारे ही फिजियोथेरेपिस्ट डीन हैं, डायरेक्टर्स हैं इंस्टीट्यूट के, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इस फील्ड में कुछ नहीं रखा हुआ है, फील्ड में वही है जो आप उससे लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप एफर्ट करें। तो इसलिए एफर्ट अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आपको जो अपने लिए मोस्ट सूटेबल लगता है आप उसको ऑप्ट कर लेंगे और आप उसमें वर्क करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत जबरदस्त मेरा पॉडकास्ट है, और आपसे शायद बातें जितनी भी करूँगा उतनी कम है, ये तो बहुत टाइम बाद मिले भी है, लेकिन इसका ये है कि बहुत अच्छा है मेरे साथ आपका पॉडकास्ट है। उम्मीद है कि बहुत से व्यूअर्स को भी बहुत ही समझ आ गई। अगर आपको कोई भी क्यूरियस है तो मैं मेंशन करते हैं कमेंट में, ताकि हम आपको बता सकें किस तरह से आपने फॉलो करना है, या अपनी उसको कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई है तो आप कर सकते हैं, डॉक्टर मिस्बा अवेलेबल है, आप उनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स को मैंने एक छोटा सा मैसेज जरूर दें कि जो आगे नई जनरेशन किस तरह से अपने आप को परस्यू लें, तो मैंने कोई मैसेज आपको जी जरूर। मेरा अपने जितने भी मेरी हमारी लोग हैं जिनको देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी कम्युनिटी से, बेटे ग्रोथ इसमें बहुत है इस प्रोफेशन में, और पर्टिकुलरली अगर अभी मैं कनाडा के रेफरेंस से बात करूं तो लिटरली मेरा दिल करता है जो अंडर 30 लोग हैं और जिनके पास 3 इयर्स का फिजियोथेरेपी का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनको पकड़ पकड़ के मैं इमिग्रेशन अप्लाई करूँ,
और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आई डिड इट विदाउट एनी कंसर्न। मैंने इसको, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं, हम देख के हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप जरूर इस चीज के ऊपर वर्किंग करें, आपको हर चीज ऑनलाइन मिल जाएगी। थोड़ी सी आपको कंसल्टेंसी की जरूरत होती है जब जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, तो वहां हम गाइडलाइन ले लेते हैं। अदरवाइज A to Z मैंने हर चीज खुद प्रोसेस की है, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। आपको उसमें कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, आपको इसमें किसी भी तरह की हेल्प हो चाहिए हो, आप मारिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरा अपना फेसबुक पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं आप लोगों को गाइड करूं कि देखिए हमारी फील्ड एक स्किल्ड वर्कर फील्ड है और हमें हमारी ये बड़ी ऑनरेबल फील्ड है। तो ये आपको बहुत अच्छी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके जा सकती है। तो आपने जरूर इसके लिए जो है वो एफर्ट लेना। थैंक यू सो मच।